हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो किताब आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब। देखा जाए तो एससीपी काफ़ी महत्व रखेगा। और आज जो हम चैप्टर करेंगे यहाँ पर जाति प्रथा यानी जन्म एवं क्रमिक विकास, कास्ट सिस्टम, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, ये सब टॉपिक जो है काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हर एक पहलू को जो है अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हम करने जा रहे हैं जाति प्रथा की हानियाँ। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जाति प्रथा की हानियाँ। निसंदेह जाति प्रथा ने हिंदू समाज का भला किया। देखा जाए तो जाति प्रथा ने हिंदू समाज की भला किया, लेकिन यह बहुत ही हानिकारक भी थी। इससे समाज का उतना भला नहीं हुआ जितना कि बुरा हुआ। जाति प्रथा निसंदेह देखा जाए तो हमने 10 पॉइंट के जो लाभ में एनालाइज किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन देखा जाए तो जहाँ लाभ हुई उससे कहीं अधिक हानि देखने को हमें मिला, और इससे समाज का उतना भला नहीं हुआ जितना कि बुरा हुआ। भारतीय जीवन के कई पहलुओं के विकास का मार्ग इस प्रथा के कारण अवरुद्ध रहा हो गया, क्योंकि जो विकास होना चाहिए उसका जो सबसे बड़ा रुकावट आई, जाति आई। इसमें सर हेनरी मैन के विचार है कि जाति प्रथा सबसे त्रुटिपूर्ण एवं दुखदायक मानवीय संस्था है, और इसकी हानियाँ क्या है उसके बारे में हम यहाँ एनालाइज करेंगे और जानेंगे। देखा जाए तो प्रथम यहाँ पर आता है हानियों के अंतर्गत सामाजिक असमानता। जाति प्रथा की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इससे सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिला और इससे ऊंच नीच एवं भेदभाव फैल गई। जाति प्रथा देखा जाए तो बड़ी कमजोरी यही थी कि हमारे समाज में असमानता को काफ़ी बढ़ावा मिला और इससे ऊंच नीच की जो भेदभाव थी हमारे समाज में फैल गई। ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों एवं वैश्यों के समाज में कई सुविधाएं प्राप्त थी जिनसे क्षुद्रों का वंचित रखा गया, यानी जो सुविधाएं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को दी गई वो सुविधाएं क्षुद्रों को नहीं दी गई, और इससे असमानताएं बहुत बढ़ा दी। इससे समाज में उच्च वर्ग के लोगों में श्रेष्ठता एवं झूठा अहंकार पैदा हो गया। इससे निम्न वर्ग में हीन भावना विकसित हुई। जो निम्न वर्ग थे उनमें हीन भावना का विकास हो गया, और एक निरक्षर एवं दुर्जन ब्राह्मण को एक साक्ष एवं सज्जन शूद्र की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता था। और ये हमने देखा भी कि ब्राह्मण में अगर वो दुर्जन और निरक्षर है फिर भी हम उसे उच्च कोटि को मानते हैं, लेकिन एक क्षुद्र में अगर श्रेष्ठ है तो उसको हम नीच मानते हैं। तो ये सामाजिक असमानता बहुत बड़ी बात आती है, और यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था जिसमें सभी लोगों को सामान्य माना जाता है। और ऐसी सोच एवं मानसिकता ने सामाजिक असमानता को काफ़ी हद तक जन्म दिया। तो कहते हैं सामाजिक असमानताएं का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में जाति प्रथा का होना माना गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है छुआछूत की भावना। जाति प्रथा की एक और बुराई यह थी कि इसने
छुआछूत की भावना तथा झूठे वर्ग जो है दंभ को प्रोत्साहित किया। इसमें एलम्बसम ने अछूतों को इस तरह परिभाषित किया कि अछूते लोगों के प्राचीन प्रतिनिधि क्षुद्रों से जो है नीचे थे, जिन्हें बाद में जाति युक्त दलित वर्ग या अनुसूचित जाति कहा गया। यानी देखा जाए तो बाद में दलित वर्ग के रूप में जाने गए, अनुसूचित जातियों के रूप में जाने गए। तो ये सब अछूते वर्ग के लोग थे, क्षुद्रों के वर्ग के लोग थे। इन लोगों को बहुत से समूहों को जिक्र चंडाल के नाम से भी जाना गया, यानी इन्हें चंडाल के नाम से भी जाना गया और इनसे छुआछूत की भावनाएं आम जनमानस में फैल गई। छुआछूत की भावना मानवता के लिए बहुत बड़ी अभिश्राप था और हिंदू समाज का एक धब्बा था, क्योंकि छुआछूत के न जाने के कारण कितने लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी। इसके वजह समाज के उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को नीचा समझते थे। उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार भी किया जाता था। उन्हें गांव या नगर में रहने की मनाही थी। उन्हें सीमाओं के बाहर विशेष बस्तियों में रहना पड़ता था। कहते क्षुद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी और न ही वह उन कुएं से पानी भर सकते थे जिनसे उच्च वर्ग के लोग पानी पीते थे। अब देखिए क्षुद्रों की दशा यहाँ पर जो थी दिन प्रतिदिन जो थी बहुत ही बुरा होती चली जा रही थी, और यहाँ तक कि उच्च वर्ग के लोग उनकी परछाई से भी दूर रहते थे, क्योंकि उनका परछाई को भी छू लेने से वो अशुद्ध हो जाते थे। और ये सब हमारे समाज में थे। यह छुआछूत की भावना समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गई और इस अमानवीय व्यवहार के कारण निम्न वर्ग के बहुत से लोग हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरा धर्म जैसे ईसाई, इस्लाम आदि को अपना लिया। छुआछूत के भेदभाव के कारण जो है हमारे जाति प्रथा को बहुत ही हानि हुई, और सबसे बड़ा हानि तो हुआ कहते हैं छोटे लोगों को, जो बड़े लोग अशुद्ध मानते थे और उनको क्षुद्र मानते थे। ये सब जाति युक्त थे, दलित वर्ग थे, अनुसूचित जाति थे, और इवन कि इनको चंडाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हिंदू समाज में विभाजन। ये सब जाति की सबसे बड़ी हानि थी कि हिंदू समाज में विभाजन हुआ। जाति प्रथा ने हिंदू धर्म को अनगिनत समूह में बांट दिया और इन वर्गों में भी कई मतभेद थे। इससे राष्ट्रीयता की भावना विकसित नहीं हो पाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू राष्ट्रीय विपदा या मुसीबत के समय एकजुट होकर सामना न कर पाए और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। यानी हिंदू समाज में विभाजन। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में कई शासकों ने शासन किया, जिसके विषय में हम आगे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। कहते हैं इनके कारण हमारे समाज, हिंदू समाज को विभाजित कर दिया। यानी जाति ने क्या किया, हिंदू समाज को विभाजित कर दिया और ये एकजुट न रह सके, और एकजुट न रहने के कारण आपसी मतभेद के कारण दूसरे लोगों ने हमारे देश पे फ़ायदा उठाया और हमारी जो है कमजोरियों का जो है लाभ उठाया। तो इससे हमारे देश को बहुत बड़ा जो है नुकसान भी हुआ। तो हिंदू में विभाजन एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। उसके पश्चात आता है हिंदुओं का इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन। देखिए हिंदू धर्म के निम्न वर्ग का इतना बड़ी संख्या में इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन होने का मुख्य कारण उनके साथ असमानता और घृणा का व्यवहार किया जाना था। कि हिंदू के जो है उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोग थे उनको जो है वो घृणा करते थे, जिनके कारण बहुत से लोगों ने जो हिंदू थे वो इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गए। क्योंकि इस्लाम और ईसाई धर्म ऐसा धर्म था जहाँ पर और कोई वर्ग नहीं थी और ये बहुत ही जो है जातियों के भेदभाव से दूर था। इसलिए हिंदू के बहुत से लोगों ने इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन हो गए और उनकी घृणा के व्यवहारों को नष्ट करने की कोशिश किया। तो जर्नल सी बात है, हिंदू धर्म में जो है कठोरता और विभाजन के कारण कई हिंदू लोगों को जो है दूसरे धर्म अपनाने के लिए बाध्य कर दिया, जो कि काफ़ी यहाँ पर देश की असुरक्षा की भेद भावना को जन्म दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है देश की सुरक्षा में बाधा। कहते हैं जाति प्रथा की सुरक्षा के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई। जाति प्रथा जो थी देश की सुरक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हुई। देश की सीमाओं का सुरक्षा भार
अकेले छतरी कंधे पर पड़ गया। कहते हैं अकेले छतरी जरूरी नहीं था कि वो शक्तिशाली ही हो, और जरूरी ये भी नहीं था कि वो हर कार्य करने में सक्षम भी हो। तो सारे के सारे जिम्मेवारी जो थे अकेले क्षत्रिय अपने कंधे पर उठाए रखे थे। और विदेशी आक्रमण के दौरान जब पूरे समाज को एकजुट होकर उनका सामना करना चाहिए, तब केवल क्षत्रिय ही अकेले अपना कर्तव्य निभा रहे थे और समाज के बाकी वर्ग विदेशी हमलावरों के खतरों से बेखबर रहे। शेष जातियों को देश की सुरक्षा के प्रति उदासीन रहना पड़ा और हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी घातक और विनाशकारी सिद्ध हुआ। आखिरकार हमारा देश विदेश के गुलाम बन गए और इस तरह हुए जाति प्रथा ने पूरे देश समाज को बुरी तरह से प्रभावित किया। तो आप समझ सकते हो कि जाति प्रथा यहाँ पर देश की सुरक्षा के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट डाली। और आज अच्छा है कि यहाँ पर जाति प्रथा कमज़ोर है, क्योंकि आज कुशल व्यक्ति ही जो है देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। क्योंकि देखा जाए उस समय सिर्फ क्षत्रिय वर्ग के लोग ही देश की सुरक्षा के भार उठा रखे थे, दूसरे लोग जो है इन चीज़ों से बेखबर होते थे, जबकि दूसरे व्यक्ति में भी क्षत्रियों से अधिक पावर होता था, लेकिन वो अपनी जाति प्रथा के कारण अपनी शक्ति का उपयोग जो है देश की सुरक्षा में नहीं लगा सकते थे। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यक्तिगत विकास में बाधा। कहते हैं सबसे बड़ी समस्या थी जाति प्रथा की, क्योंकि व्यक्तिगत विकास में सबसे बड़ा बाधा बना। जाति प्रथा व्यक्ति विशेष के विकास में बहुत बड़ी बाधक सिद्ध हुआ और इसका कारण था कि समय के साथ साथ यह प्रथा वंशागत होती चली गई और लोगों को अपने रुचि का व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि जिस जाति में वो बिलोंग करते थे, जिस जाति के वो थे, उसी जाति के व्यवसाय चुनने का उनको अधिकार था। इसके अलावा हिंदू लोग अभी सभी प्रकार के योग्य होने के बावजूद भी विदेशों में जाकर कला और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें पाबंदी थी। यानी देखा जाए तो व्यक्ति के अंदर गुण भी थे, लेकिन वो अपने गुणों का उजागर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके समक्ष सबसे बड़ी रुकावट जो थी जाति प्रथा थी। यानी वो अपने व्यक्तिगत विकास में बाधा खड़ी हो गई। जो जाति थी वो व्यक्तिगत विकास में सबसे बड़ी बाधा साबित हुई। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए आगे हिंदू धर्म के विकास पर रोक। कालांतर में जाति प्रथा को कठोरता हिंदू धर्म के विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन खड़ा हुआ, क्योंकि इसके कारण अन्य धर्मों से संबंध रखने वाले लोग हिंदू धर्म नहीं अपना सकते थे और हिंदू धर्म अपनाने पर उन्हें बराबरी का दर्जा भी नहीं दिया जाता था। अंततः लोग हिंदू धर्म अपनाने में रुचि नहीं रखते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू धर्म के विकास पर सबसे बड़ा यहाँ पर रोक हो गई। देखा जाए तो हिंदू धर्म अपना पर बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। धर्म अपनाने में रुचि भी लोग नहीं रखते थे। हिंदू धर्म को लोग दूरी बनाने लग गए। तो हिंदू धर्म के विकास पर सबसे बड़ा रोक था। काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शंकरीय विवाह क्षेत्र। कहते हैं हिंदू समाज में जाति प्रथा के कठोर नियमों के कारण विवाह क्षेत्र का दायरा सीमित हो गई, क्योंकि हिंदू समाज में जाति प्रथा कठोरता के कारण विवाह क्षेत्र का दायरा बहुत सीमित हो गई और कई हिंदुओं ने दूसरे धर्म को अपना लिया, क्योंकि वह अपनी जाति में विवाह नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी समस्या थी कि इन्होंने समाज में जाति प्रथा कठोर होने के कारण उन्होंने दूसरे जाति में जो है अपने आप को बदल लिया और विवाह न होने के कारण ऐसा किया। उसके पश्चात है विदेशों के संबंध पर रोक। विदेशियों के से संबंध पर रोक। हिंदू धर्म में जाति प्रथा ने लोगों के उच्च अध्ययन एवं व्यापार या संस्कृति आदान प्रदान हेतु विदेश जाने पर रोक लगी हुई थी। हिंदू समाज में विदेश जाने पर रोक लगी हुई थी, क्योंकि वो जहाँ समझते थे कि उससे उनका संस्कृति, उनका धर्म पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन संबंधों के अभाव में भारतीय बाहरी दुनिया में हो रहे राजनीतिक विकास के विषय में नहीं जान पाए और ये उनको विदेशी खतरा से बचा सकता था, लेकिन उनको विदेश से संबंध पर रोक के कारण वो विदेश में हो रही गतिविधियों को नहीं जान सके और इस कारण वो कई बार जो है विदेशी हमलावरों के शिकार हुए और इससे उनके व्यापार वाणिज्य में भी काफ़ी प्रभावित हुई।
साथ ही उनका सैन्य क्षमता में भी विकसित न हो सके, क्योंकि कहते हैं अगर आप अपने घरों में ही बैठे रह जाओगे तो दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं जान पाओगे। दुनिया के बारे में भी जानना कहते हैं अपने घरों की सुरक्षा करने के बराबर है। मान लीजिए अभी बहुत सारे युद्ध लड़े जा रहे हैं आपस में देश एक दूसरे से लड़ रही है। अगर हम उसकी नज़र न बनाएं तो हो सकता है कि हमारे देश पे भी अटैक कर सकते हैं। तो कहते हैं विदेशों में जो हो रही गतिविधियों को भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इससे हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। भारत को कई बार इसलिए बहुत नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्हें अचानक हुए विदेशी हमलों की कोई आशा नहीं थी और विदेशी आक्रमण के बारे में जानते तक भी नहीं थे। न उनको अटैक करने का तरीका पता था, न उनसे बचने का तरीका पता था। इसलिए विदेशी आक्रमणकारी जो है भारत पर बहुत आसानी से कब्जा कर सके। आगे आप जब पढ़ोगे अलेक्जेंडर के बारे में तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार अलेक्जेंडर के कुछ सैनिकों ने यहाँ पर देखा जाए तो अम्भी के साथ जो यहाँ पर राजा था उसके जो है 1 लाख से अधिक सैनिकों को बहुत आसानी से हरा दिया। यानी पोरस का जो है 1 लाख से अधिक सैनिकों को जो है अलेक्जेंडर के कुछ सैनिकों ने हरा दिया, क्योंकि उनका टेक्निक उनको पता नहीं था, तरीका पता नहीं था। क्योंकि देखा जाए तो अलेक्जेंडर के लड़ने की तरीका बहुत ही उत्तम कोटि की थी, लेकिन जो यहाँ पर देखा जाए तो अम्भी हो या पोरस हो, उनके सैनिकों को लड़ने की क्षमता बहुत ही दुष्कम था और बहुत ही पुरानी तकनीक थी। बेशक यहाँ पर अम्भी ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, अलेक्जेंडर से नहीं लड़ा, उसने मित्रता कर ली और जो है पोरस को हराने की चाल चली। लेकिन फिर भी देखा जाए अगर पोरस ने टेक्निक जानते और विदेशों के बारे में उनको नॉलेज होता तो कहते हैं अलेक्जेंडर से उसको हार का सामना नहीं कर देखना पड़ता, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्थिक समृद्धि में बाधा। जाति प्रथा का सबसे बुरा परिणाम यही हुआ कि इसने श्रम और पूंजी का व्यक्तिगत कुशलता को तेजी के संरक्षण को रोक दिया। जो व्यक्तिगत कुशलता और कहते हैं पूंजी और श्रम की व्यक्तिगत कुशलता थी उस संरक्षण को रोक दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि देश के साधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो सक पाया, क्योंकि किसी भी जाति विशेष के व्यक्तियों की कुशलता का औद्योगिक विकास एवं फायदे के लिए सही ढंग से पूर्ति न हो सकी। और साथ ही इस कुप्रथा ने आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को शोषण को बढ़ावा दिया तथा समाज के उच्च वर्ग के हितों की रक्षा भी की। कहते हैं उच्च वर्ग को समाज में सभी तरह की सुविधाएं एवं सुख प्राप्त हुए। इससे समाज में आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी हो गई, क्योंकि देखा जाए आर्थिक समृद्धि में बाधा होने के कारण जो जाति भेदभाव थी उसकी असमानता की खाई और भी चौड़ी होती चली गई। उच्च और निम्न वर्ग में जो विभिन्नता देखने को मिला वो बहुत ही आगे बढ़ता ही चला गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है निम्न वर्ग पर उच्च वर्ग की अंतहीन अत्याचार थी। ये तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर जाति प्रथा थी। जाति प्रथा के कारण उच्च वर्ग के समाज निम्न वर्ग पर अपनी जातियाँ थोपनी किया करती थी। देखा जाए तो उच्च वर्ग के समाज निम्न वर्ग के अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी सारी बुराइयों को थोपती थी, और उच्च वर्ग के लोग उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते थे और उन्हें जीवन में विकसित करने के सभी अवसरों को सुविधाओं से वंचित रखते थे। यानी वो आगे किसी प्रकार से आगे न बढ़ सके, इस बात का वो सदैव अनुसरण करते थे, क्योंकि उच्च वर्ग हमेशा उच्च रहना चाहती थी। आज भी हमारे समाज में ऐसा ही है, जो अमीर वर्ग है वो अमीर ही होता चला जा रहा है और जो गरीब वर्ग है वो गरीब ही होता चला जा रहा है। और मैं नहीं जानता कि सरकार अपने आप को महान क्यों कहती है। हमारे देश में अब भी वो परंपरा मौजूद है जो पुराने समय में थी। उस समय उच्च वर्ग था, निम्न वर्ग थी, आज अमीर वर्ग है और गरीब वर्ग है। कहते हैं आज बात वहीं की वहीं पर है, सिर्फ इसने अपना रूप अलग बदल लिया है। इसे समाज के उच्च व निम्न वर्ग के मध्य घृणा का संबंध कायम हो गया और इसे देश के विकास में रुकावट आई। और आज भी देखिए वही सिलसिला जो है जारी है। आज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो है घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखते हैं आज भी। और जब ये घृणा की दृष्टि हमारे समाज में आज भी विद्यमान रहेगी
तो देश के विकास में रुकावट सबसे बड़ी खड़ा करेगी। और ये आज भी है और शायद कल भी रहे। आगे जो हमारे समक्ष आया है, लोकतांत्रिक ढांचों पर बुरा प्रभाव। कहते हैं लोकतांत्रिक ढांचे में अभी लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक ढांचों में सभी लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन जाति प्रथा ने लोगों को इस चुनाव के अधिकारों से भी वंचित कर दिया, क्योंकि अब उम्मीदवारों की योग्यता के स्थान पर उनकी जाति के आधार पर चुनाव होने लगा। इसलिए जाति प्रथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध हो गई। और देखा जाए तो जाति प्रथा आज भी हमारे राजनीतिक में अभी भी उपलब्ध है। आज देखिए, हिंदू का अपना अलग ही प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, मुस्लिम को अलग ही प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, सिख का अलग ही प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो हर जाति के लोग जो हैं अलग हैं। और आज देखा जाए तो जाति को ही जो है वोट का एक आधार बनाया जाता है। चुनाव में देखा जाए तो जाति का ही उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। जिस स्थान पे जिस जाति के लोग रहते हैं उसी जाति के व्यक्तियों को ही खड़ा की जाती है। और आज भी हमारे समाज में लोकतंत्र के ढांचों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसके कारण योग्य व्यक्ति जो होते हैं किसी दूसरे जाति से, वो नहीं चुने जाते हैं और उनके अपने ही जाति के लोग चुने जाते हैं और अपने ही जाति का विकास कर रहे होते हैं। दूसरे जाति तक उनका नज़र भी नहीं जाता है। और ये सबसे अधिक कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। कहते हैं जो भी राज्य किसी एक जाति से प्रभावित है, दूसरे जाति के जो है लोग दूसरे जातियों को देखती भी नहीं है। सरकार कितना भी अपने आप को महान कह ले, कितना भी पीठ थपथपा ले, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसको बदला नहीं जा सकता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जाति प्रथा के कारण जो है लोकतंत्र सिद्धांत के बिल्कुल ही विरुद्ध है। आगे देखें, देश की एकता में सबसे बड़ी बाधा। जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए हैं और ये छोटे समूह अपने समूह के हित तक सीमित रखते हैं और देश के हित को अधिक महत्व नहीं देती हैं। तभी तो हमारा भारत देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि जाति प्रथा जब तक हमारे समाज में रहेगी, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहेंगे, तब तक देश की विकास नहीं हो सकता। क्योंकि ये लोग अपने हितों की ही बात करते हैं। और देखिए आज हमारे देश में भी ये प्रावधान है। मैं तो सरकार से एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि जब देश में हमारा देश का सरकार एक होता है तो ये क्षेत्रीय सरकार क्यों होती हैं, जिसे अपने ही क्षेत्र के दायरा का विकास कर रहे होते हैं। आप कहीं भी सेक्टरों में चले जाए, किसी भी शहरों में चले जाएं, उस क्षेत्र के जो वहाँ पर जो है चुने जाते व्यक्ति होते हैं, वो अपने क्षेत्र में रोड हो कुछ भी हो उसको बार बार पॉलिश कर रहे होते हैं। और उसी उनके दायरे से अलग होगा तो हम उबड़ खाबड़ टूटा फूटा होता है। तो ये दो राय क्यों? सरकार जब एक हो सकता है तो इतने लोग क्यों इतने राजनीति में भरे पड़े हैं? हमारे देश का सबसे बड़ा विडंबना यही है कि हमारे देश में पार्टियां इतनी अधिक है, इतने लोग पार्टियों में सम्मिलित हैं कि लोगों की भलाई के लिए उनके पैसा ही नहीं बचता, सब के सब उनके जेब में ही चला जाता है। कहते हैं बहुत सरकार आई कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन कहते हैं कुछ भी नहीं हो सका, सिर्फ ये कहावत थी और सिर्फ बातों में रही। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आप इतने जो है लोगों की क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमारे देश में राजनीति में, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे। क्या है ये? अमेरिका को देखिए इन चीज़ों से कितना दूर है, तभी अमेरिका जो है डेवलपमेंट कंट्री है, वो विकसित हो चुकी है और हमारा देश विकासशील है। और 50 साल से तो हम यही सुन रहे हैं विकासशील, और हम मुझे लगता है कि 100 साल और भी विकासशील ही हम सुनेंगे। और 100 साल क्या 250 साल तक भी ये बात बरकरार रहेगी, क्योंकि जब तक ये दलों के प्रपंड यहाँ पर हटेंगे नहीं, देश विकास नहीं करेगा। कोई भी पार्टी जो है अपना व्यक्तिगत ही विकास सोचता है, देश का विकास नहीं सोचता। देश का विकास तो उनको सिर्फ मुंह पे भाषण में होता है जो जनता को बरगला रही होती है। तो देश की एकता में सबसे बड़ी बाधा साबित होगी और लोकतंत्र के ढांचों पर ये सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे हम देखें, देश की एकता में बाधा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा ने हिंदू समाज को कई छोटे टुकड़े में बदला है और इसको हितों अपने देश की हितों रखते हैं। इसे देश की एकता में सबसे बड़ी बाधा खड़ी हुई है और हमारा देश बहुत ही आसानी से विदेशियों का गुलाम बन गया है। आप सोचिएगा ये कि अभी हम तो गुलाम हैं ही नहीं, लेकिन आप शायद आप इस गलत फहमी में हो, आज आप भी गुलाम हो।
क्या विदेशी के आप गुलाम नहीं हो? आप कपड़े पहन रहे हो, खाना नूडल खा रहे हो, ये तरह तरह के बर्गर विदेशी खा रहे हो, चाइनीज़ चीज़ें खा रहे हो, तो क्या आप विदेश का गुलाम नहीं हो? अगर आपके कहते हैं आज घर में सब्जी रोटी बनती है तो आप इनकार करते हो, आपको मैकडॉनल्ड पिज़्ज़ा पता ना क्या क्या चाहिए होता है, तो आप आज भी विदेशी गुलाम हो। तभी तो विदेश की कंपनियों को आज भारत में व्यापार करने में बहुत ही मुनाफा हो रही है। और भारत के देखा जाए तो बड़े बड़े नेता लोग भी इन विदेशी कंपनियों को आमंत्रण कर रहे हैं, आइए हमारे देश के नौजवानों को बर्बाद कीजिए और अपनी आदत लगाइए। अरे जिस देश के रहने वाले उस देश की कल्चर को तो समझो, विदेशी चीज़ों में क्यों आप जो है तड़प रहे हो। और आपको मैं बता दूं साफ साफ शब्दों में, कोरोना वायरस जब हुई थी ना, तो इसका प्रभाव विदेशों में अधिक देखने को मिला, हमारे भारत में नहीं देखने को मिला, कम देखने को मिला। कारण क्या था कि हमारे देश के लोग जो हैं नेचुरल चीज़ों का जो उपयोग करते हैं। विदेश में देखा जाए तो हर केमिकल चीज़ों का उपयोग होता है। अगर आप भी उन्हीं की चीज़ों की आदी हो गए तो आने वाला समय में आपका भी वही दुर्दशा होगी। इसलिए दोस्तों, हमें विदेशी चीज़ों का गुलाम नहीं बनना है, हम अपने देशी चीज़ों का यूज़ करना है, देशी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। भारत जितना भी भारत के नेता लोग कह ले कि हम स्वदेश को जो है स्वदेशी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, सारे विदेशी कंपनी को भारत में आमंत्रित कर रहे हैं, तो बात तो वही पड़ गई। ऐसे ही अलेक्जेंडर को अम्भी ने निमंत्रण दिया था, ऐसे ही बाबर को भी निमंत्रण भेजी गई थी, ऐसे ही अंग्रेज को भी निमंत्रण किया गया था यहाँ व्यापार करने के लिए। अब फिर से वही जो है कहानी दोहराई जा रही है कि विदेशी कंपनी को भारत में निमंत्रण दिया जा रहा है। फिर से जो है वही गुलामी के जो कुचक्र होगा वो विकसित होगी। आगे है हिंदुओं के समाजी विकास पर प्रभाव। हिंदुओं के विकास के समय में जाति प्रथा एक बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई है। हिंदुओं के विकास के समय में जाति प्रथा सबसे बड़ी बाधा हुई है। हिंदुओं के जो है गैर हिंदुओं से संबंध स्थापन पर रोक लगाकर उनके जीने एवं विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। और इस तरह से सामाजिक सुधार एवं अन्य विकास भी काफ़ी प्रभावित हुई है। बल्कि कुछ सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, शिशु हत्या, दहेज प्रथा आदि जन्म हुए, जिससे सामाजिक विकास काफ़ी बाधित भी हुई है। यानी हिंदू के विकास में जो है जाति प्रथा सबसे बड़ी रुकावट है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सार्वभौमिक भाईचारे के विरुद्ध। कहते हैं भारत में जिस जाति प्रथा का अनुसरण किया जाता है वो वैदिक भाईचारे की भावना के जो है पूर्णता विरोधी है और इसके सरे गले रीति रिवाज एवं संक्रिय मानसिकता का आज के विश्व में कोई स्थान नहीं, क्योंकि हम आज अलग विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वह भी जब पूरा विश्व मानव मात्र में सार्वभौमिक भाईचारे की भावना का विकास कर रहा है। आज पूरा विश्व जो है मानव मात्र में सार्वभौमिक भाईचारा की भावना को जो है पुण्य विकास कर रहा है। और आज के युग में न केवल समाज की बेहतरीन के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए इस जाति प्रथा का अंत किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी जरूरी भी है। आगे जो हमारे समक्ष आया है जाति प्रथा का भविष्य। कहते हैं जाति प्रथा ने भारतीय समाज के लाभ के बजाय हानि ही पहुंचाई है और कहते हैं इसकी मुख्य भूमिकाएं भी निभाई है। यानी देखा जाए तो जाति प्रथा भारतीय समाज के लाभ के बजाय हानि पहुंचाने में मुख्य भूमिका अदा किया है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। अंत इसका परिपूर्ण से अंत किया जाना चाहिए। और कई महान समाज धार्मिक सुधारकों जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि ने इसका कठोर शब्दों में आलोचना की है और इसके जड़ से उखाड़ फेंकने के प्रयास भी किए गए हैं। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस जाति प्रथा एवं छुआछूत की भावना का अंत करने के लिए अपना जो है सार्थक प्रयास किए हैं। तो देखा जाए सभी ने इस पर बहुत बड़ी जो है प्रहार किया है, जो जरूरी भी है और महत्वपूर्ण भी है। वर्तमान में पार्श्व शिक्षा और वैज्ञानिक कौशल, औद्योगिक विकास, अच्छे एवं सुलभ संचार के साधन, बड़े शहरों के विकास और सिनेमा हॉल, रेडियो, टेलीविज़न आदि ने इस जाति प्रथा के संकीर्ण दीवारों तथा बंधनों को तोड़ डाला है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि आज विभिन्न धर्मों, जाति एवं पंथों के मानने वाले लोग आपस में खुलकर मिलते हैं और संकीर्ण मानसिकता का त्याग भी किया है। अब लोग जो है स्वतंत्र रूप से किसी भी सामाजिक
उस समय भाग बहुत ही आसानी से ले सकती हैं तथा अंतर्जातीय विवाह भी आम हो गई है। भारत सरकार ने जाति प्रथा की बुराइयों को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान प्रावधान भी किया है और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान से सबको साथ समानता का व्यवहार, सामाजिक न्याय तथा लोगों में धर्म, जाति, नस्ल आदि के नाम पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया है। और ये हमारे संविधान में लिखी है, मौलिक अधिकारों में लिखी गई है कि न तो हम धर्म, जाति, नस्ल आदि के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती हैं। हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए किए गए ये प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय हैं, क्योंकि पुरानी परंपराओं को ख़त्म होने समय लगता है और इस कुप्रथा का जड़ तो से अंत करने के लिए निरंतर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जाति प्रथा को चलने के स्थान पर देश के हित के लिए इसकी पुण्य व्याख्या किया जाना चाहिए और वर्तमान समय में इस जाति विभाजन के देश हित सर्वव्यापी होना चाहिए, क्योंकि देश हमारा प्रथम होना चाहिए। जाति प्रथा दूर होनी चाहिए। कालांतर के जो सकारात्मक प्रयास जाति प्रथा के घावों पर मरहम की तरह कार्य करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर जो है महाकाव्य रामायण तथा महाभारत का ऐतिहासिक महत्व, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। तो बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करने की भावना रखिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, या आप मेरे चैनल पर से जुड़ सकोगे, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है और यहाँ पर सभी वीडियो उपलब्ध है प्लेलिस्ट पे। तो देखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।